नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी मददगार रहेंगे। चाहे आप किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाले टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा देने जा रहे हो, या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो, या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, या काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, या व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी अर्थात कहने का मतलब है कि संपूर्ण हिंदी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में भी पूछे गए प्रश्न हैं। उन सभी तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए अपनी तैयारी को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर 31 से हम शुरू करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट हमारा 6 चला हुआ है, उसमें 30 प्रश्नों को हम पहले कर चुके हैं। पिछली वीडियो में जिस बच्चे ने अभी तक नहीं देखा है, देख सकते हो। प्ले लिस्ट भी मैंने बना रखी है हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट की, तो आप प्ले लिस्ट में भी जा करके एक एक प्रैक्टिस सेट को अच्छे से जो है रिवाइज करते हुए, तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हुए अपनी तैयारी को जो है आगे बढ़ा सकते हो। तो देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 में पूछा गया है, ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आते हुए प्रश्न हमारे ध्यान से न पढ़ने के कारण गलत हो जाता है। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक अगर पूछा जाए, आनंदवर्धन का नाम आएगा, लेकिन इसे व्यवस्थित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है, तो नाम आएगा अभिनव गुप्त का। तो आंसर होगा हमारा अभिनव गुप्त। तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य आनंदवर्धन काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए, लेकिन आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित रूप से जो है लाने का श्रेय प्राप्त किया। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32, औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है। आचार्य भामा, भट्टोत, आचार्य शेमेंद्र या भट्टलोलट। तो सही आंसर हो जाएगा औचित्य को काव्य की आत्मा ये किसने माना, तो आंसर है हमारा आचार्य शेमेंद्र। शेमेंद्र जी ने ही औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य शेमेंद्र रहे हैं। संस्कृत के आचार्य रहे हैं भाई, ये ध्यान रखना है। आचार्य शेमेंद्र ने काव्य में रस को महत्व दिया, परंतु इनका विचार है कि औचित्य के अभाव से रसानुभूति जो है वो असंभव होती है। इसी कारण उन्होंने औचित्य को सर्वाधिक महत्व देते हुए क्या माना है, काव्य की आत्मा। कहीं पूछ लिया, सॉरी भाई, ऐसा पूछा जाता है परीक्षा में प्रश्न कि भाई काव्य की आत्मा किस विद्वान ने क्या किसे माना। जैसे रस को काव्य की आत्मा किसने माना, अलंकार को किसने माना, ध्वनि को किसने माना, या फिर औचित्य को काव्य की आत्मा मानने वाले विद्वान कौन है। तो किसी भी प्रकार अगर घुमा फिरा कर भी प्रश्न पूछा जाए तो आसानी से आप जो है उत्तर दे सकते हो। को काव्य की आत्मा औचित्य को मानने वाले विद्वान रहे हैं शेमेंद्र जी। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। औचित्य रसी दस्य सिद्धरम काव्य जीवितम, अर्थात औचित्य रस पूर्ण काव्य का शिथिर जीवन होता है। यहाँ पर कहा गया है कि औचित्य जो है वो रसपूर्ण काव्य का क्या होता है, शिथिर जीवन। तो औचित्य को रसपूर्ण काव्य का स्थिर जीवन मानने वाले भी विद्वान यही है शेमेंद्र जी। और अपने विचारों को अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने अर्थात शेमेंद्र जी ने लिखा है, क्या लिखा है कि औचित्य के द्वारा रस और अधिक जो रस है, औचित्य के द्वारा जो है रस है, इसको और अधिक क्या बनाया जा सकता है, आस्वादनीय बनाकर सहृदय में व्याप्त हो जाता है। अगर ये कथन भी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, औचित्य द्वारा रस और अधिक आस्वादनीय बनकर सहृदय में व्याप्त हो जाता है, ये कथन किसका है, तो ध्यान रखना है शेमेंद्र जी का ही है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर
35 बरवे नाई का भेद का रचनाकार कौन है? बरवे नाई का भेद नामक जो रचना है वो रहीम की है, रसलीन की है, बिहारी की है या मतीराम? तो बरवे नाई का भेद नामक जो रचना रहीम की है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो रचना है एक तरफ और दूसरी तरफ उनके रचनाकार दिए गए हैं, एक तरफ इसके प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं। जो बरवे नाई का भेद है वो रहीम दास जी की है, 1510-15 की ये रचना है। फिर है अंग दर्पण, जो काफी बार पूछा जाता है, रसलीन जी की रचना है, 1737 ईस्वी। बिहारी सतसई, बिहारी जी की रचना है, 1662 ईस्वी। रसराज मतीराम जी की रचना है, 1663 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? इनमें से वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य या फिर रामानुजाचार्य? इनमें से वैष्णव भक्ति का आचार्य कौन नहीं माना? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य, ये तीनों के तीनों वैष्णव भक्ति के आचार्य हैं। वल्लभाचार्य और मध्वाचार्य जी जो है कृष्ण भक्ति से संबंधित है और रामानुजाचार्य राम भक्ति से। तो वैष्णव भक्ति के अंतर कृष्ण और राम दोनों आएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन शंकराचार्य जो है ये अद्वैत के प्रवर्तक रहे हैं। तो देख लेते हैं भाई, वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया, मध्वाचार्य द्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित आचार्य है। ये सभी वैष्णव भक्ति के आचार्य रहे हैं। वैष्णव भक्ति में सगुण की प्रधानता रही है, जबकि शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित रहे हैं, जिसमें निर्गुण की प्रधानता मानी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद और ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं भाई, क्योंकि ये जो वल्लभाचार्य जी है इन्हीं के 4 शिष्य अष्टछाप के अंतर्गत आए थे। और मध्वाचार्य जो है ये भी जो है कृष्ण भक्ति से संबंधित आचार्य रहे हैं। कृष्ण भक्ति का जो उदय हुआ था उसमें 4 प्रमुख आचार्य रहे थे, उनमें मध्वाचार्य जी का भी नाम आता है और रामानुजाचार्य का भी। रामानुजाचार्य राम भक्ति आचार्य रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कुछ तथ्य, ताकि घुमा फिरा कर भी प्रश्नों को पूछा जाए तो आसानी से आप आंसर दे सको। शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद के आचार्य माने जाते हैं। इसका धर्म या भक्ति स्मृति है, इसमें निर्गुण की प्रधानता है। आगे बढ़ते हैं। और कबीरदास ने भी जो है अद्वैतवाद के से संबंध रखते थे, उनका दर्शन भी अद्वैतवाद था। कई बार पूछ लिया जाता है कबीरदास जी ने किस मत को अपनाया, तो अद्वैतवाद। तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र नामक जो रचना है जयशंकर प्रसाद की है, निराला की है या फिर महादेवी वर्मा की है या सुमित्रा नंदन पंत जी की है? तो सही आंसर है महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित एक रेखा चित्र है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें लेखिका हमारा परिचय, रामा, भाभी, बिंदा, सबिया, बिट्टो, बालिका माँ घीशा, बालिका माँ घीशा और अभागी स्त्री अलोपी इम्पोर्टेंट पात्र भी कई बार पूछा जाता है। बबलू, अलोपा इन 11 चरित्रों से गर्भाती है। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवयित्री रही है। यहाँ पे कवयित्री की जो वर्तनी है ये गलत है, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछी जाती है कवयित्री, इस तरह होगा। तो आपको ध्यान रखना है, कवि कवयित्री नहीं होता, कवयित्री होती है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। महादेवी वर्मा 26 मार्च 1907 में इनका जन्म हुआ, 11 सितंबर 1987 में इनकी मृत्यु हुई। उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा को ही कहा जाता है आधुनिक मीरा। कई बार पूछा जाता है आधुनिक मीरा के नाम से हिंदी साहित्य में कौन प्रसिद्ध है, तो महादेवी वर्मा जी का नाम आएगा। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा गई है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हिंदी के विशाल
मंदिर की सरस्वती किसने कही है? महादेवी वर्मा को निराला जी ने। तो ये आपको हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जा सकता है भाई, सरस्वती का ही पर्यायवाची है वीणा पाणी। तो वीणा पाणी के नाम से भी जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। 27 अप्रैल 1982 को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन्हें, महादेवी वर्मा जी को 1982 को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और इनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ध्यान रखना है यामा रचना पर 1982 में। अन्य रचनाएं हैं इनकी निहार, नीरजा, संध्या गीत। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव जो रचना है वो पंत की है, निराला की है, जयशंकर प्रसाद की है या हम महादेवी वर्मा की है? किस छायावादी कवि की रचना है पल्लव? आपको ध्यान रखना है सुमित्रानंदन पंत जी की है। आगे बढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं। उनका जन्म उत्तराखंड के तत्कालीन अल्मोड़ा जिले के कोशानी नामक गांव में हुआ। जन्म देने के चंद घंटों के भीतर ही उनकी मां का देहांत हो गया था। उसके बाद उसका लालन पोषण भी मानो प्रकृति की गोद में ही हुआ। सुमित्रानंदन पंत छायावादी युग के 4 स्तंभकारों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। उनकी प्रमुख रचनाओं में उच्छ्वास, एक है पल्लव, एक है मेघनाथ वध और बूढ़ा चांद आदि शामिल है। चिंतामणि रचना के रचयिता कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है 37। चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि जयशंकर प्रसाद की रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, हरियोत जी की रचना है। तो आपको ध्यान रखना है रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है चिंतामणि, जो कि 4 भागों में प्रकाशित हुआ। तो ध्यान रखना है। चिंतामणि 1939 में प्रकाशित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित हिंदी का निबंधात्मक आलोचनात्मक ग्रंथ है। इस पुस्तक के 4 भाग माने गए हैं। प्रमुख निबंध है रामचंद्र शुक्ल जी के, देख लेते हैं। भाव या मनोकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और कल्याणी, ये है इन्हीं का निबंध है। एक है लज्जा और कल्याणी। इसके अलावा घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, कविता में लोक मंगल की साधनावस्था। तो ये भी जो है निबंध का ही नाम है, आपको ध्यान रखना है। सभी के सभी निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 38। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है? जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी की और अन्य रचनाएं हम यहाँ पर देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं में शामिल है झरना, आंसू, लहर, कमायनी। तो झरना इनका पहला काव्य संग्रह माना जाता है 1938 में, छायावादी पहला काव्य संग्रह छायावाद का। तो ध्यान रखना है 1918 यहीं से जो है झरना से ही छायावाद की शुरुआत भी मानी गई है। फिर है आंसू, फिर है लहर, कमायनी 1935 में। प्रेम पथिक काव्य रहा है इसका स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ। इसके अलावा राज्यश्री भी इनका नाटक है। अजातशत्रु, विशाख भी इनका नाटक है। कामना, करुणालय, कल्याणी परिणय, अग्निमित्र। इसके अलावा प्रायश्चित भी, इसके अलावा सज्जन, इनके ये सभी नाटक है। और एक इनकी एकांकी नाटक भी रहा है भाई, एक उसको भी याद रखना है। प्रथम एकांकी मानी जाती है जयशंकर प्रसाद की, एक घूट एकांकी कामना। इसके अलावा भाई
छाया है एक, ध्यान रखना है, छाया, प्रतिध्वनि, कहानी संग्रह इनके आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये इनके कहानी संग्रह है। इसके अलावा उपन्यास की बात करें, कंकाल, उसके अलावा तितली, इरावती, ये 3 इनके उपन्यास याद रखने हैं जयशंकर प्रसाद जी के। जयशंकर प्रसाद की सभी रचनाओं को आपको रिवाइज कर लेना है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं परीक्षा में पूछी जाती हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो आपको ध्यान रखना है, इन पंक्तियों के रचनाकार है भगवती चरण वर्मा जी। भगवती चरण वर्मा जी की प्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्ध पंक्तियां है ये, हम दीवानों की क्या हस्ती, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भगवती चरण वर्मा की और अन्य रचनाएं है, पतन 1928 में प्रकाशित हुआ, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, टेढ़े मेढ़े रास्ते में इसमें मार्क्सवाद की आलोचना की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा 1962, ये भगवती चरण वर्मा की मुख्य रचनाएं है, आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? हिंदी में आत्मकथा लिखने वाले सबसे पहले विद्वान माने जाते हैं इनमें से श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न मैं आपको बार बार कहती हूँ, प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करो, अन्यथा कंफ्यूजन में आप गलत आंसर कर देते हो। तो यहाँ पर पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो अपनी ही आत्मकथा हिंदी में लिखने वाले विद्वान राजेंद्र प्रसाद है। ये नहीं पूछा गया कि हिंदी की पहली आत्मकथा किसने लिखी। तो दोनों प्रश्नों में तो अंतर है, आपको ध्यान से प्रश्न पढ़ना है। राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा 1946 के अतिरिक्त और अन्य कई पुस्तकें भी लिखी है, जिसमें बापू के कदमों में 1954, बापू के कदमों में बापू, तो 1954, इंडिया डिवाइडेड, काफी इंपॉर्टेंट है इनकी ये रचना, जीके में पूछी जाती है। 1946, सत्याग्रह 8 चंपारण 1922 में लिखी थी। फिर है गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति का व खादी का अर्थशास्त्र आदि इनकी और अन्य रचनाएं हैं। सत्याग्रह एट चंपारण 1922, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी अर्थशास्त्र आदि उल्लेखनीय है। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 41, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की है? तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, जो ये पंक्तियां है कमायनी की है, साकेत की है, यशोधरा की है या आंसू की? तो यशोधरा रचना से ली गई है। यशोधरा जो रचना है ये किसकी रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त जी की। ये आपको ध्यान रखना है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है यशोधरा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, इन पंक्तियों के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है और उनकी रचना यशोधरा से ली गई है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध एक प्रबंध काव्य है, जिसमें कि गौतम बुद्ध जो उसको छोड़ करके चले जाते हैं। फिर यशोधरा महाकाव्य में गौतम बुद्ध के ग्रह के त्याग की कहानी है, उसी को केंद्र में रखकर जो है ये महाकाव्य लिखा गया है। और अपने छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त के अनुरोध पर मैथिली शरण गुप्त ने यह पुस्तक लिखी, जिसका प्रकाशन 1933 रहा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के विरह जन्य पीड़ा को बताया है, और यह एक गद्य व पद्य मिश्रित विधा में
लिखा गया चंपू काव्य माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अगला प्रश्न एक पंक्ति है, वही यहाँ पर दी गई है कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरो का हार। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, माखनलाल चतुर्वेदी है, जयशंकर प्रसाद है या मैथिली शरण गुप्त है? तो सही आंसर है इस प्रश्न का जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद ने ये कविता की पंक्ति है और किस कविता से ली गई है? तो ये ली गई है हिमालय के आंगन में, हिमालय के आंगन में नामक कविता से जो है ये पंक्तियां ली गई है जयशंकर प्रसाद की। इसमें इसने कहा है कवि ने कि भारत में जो हिमालय की गोद में स्थित है, मैं उसमें जो जब सूर्य उदय होता है और जब उदय होता है तो सुबह सुबह के समय में, सूर्य के उदय के समय में जब हिमालय पर सूर्य की जो किरण पड़ती है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो जो है हिमालय को जो है एक तरह से हीरो का हार पहना दिया है सूर्य की किरणों के द्वारा। हार पहना दिया गया है क्योंकि बर्फ पर जो ये सूर्य की किरणें पड़ती है, हीरे मोतियों की तरह वो चमकने लगता है। तो इसका पंक्तियों का ये आशय है, तो आपको ध्यान रखना है। जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। जयशंकर प्रसाद जी का तो आपको पता ही है, जन्म 30 जनवरी 1890 को काशी उत्तर प्रदेश में हुआ। उसके पिता का नाम श्री देवी था। हिंदी साहित्य और नाटक में जयशंकर प्रसाद के योगदान को कम नहीं समझा जा सकता। उनकी रचनाएं हिंदी रंगमंच इतिहास में प्रमुख स्थान रखती है। वे हिंदी साहित्य की दुनिया में एक दृष्टिकोण और पथ प्रदर्शक के रूप में पूज्य रहे हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हम पहले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं। अभी एक बार फिर से देख लेते हैं। झरना, आंसू, लहर, कमायनी, प्रेम पथिक इनके काव्य है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो एक सेकेंड माफी चाहूंगी। सुना है ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी जन्मेजय का नायक, इसके अलावा राज्यश्री, अजात शत्रु, फिर है विशाख, कामना, करुणालय, कल्याणी परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन आदि इनके नाटक है। और छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती इनके उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं। रस गंधर्व नाटक के रचयिता कौन है? तो मणि मधुकर इसके रचयिता है। ये पूछा जाता, कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में, तो ध्यान रखना है। मणि मधुकर हिंदी और राजस्थानी भाषा के कवि रहे हैं। मूल नाम है इनका मनीराम। और अन्य ज्यादा नहीं पूछे जाते इससे संबंधित प्रश्न, तो वैसे आपकी जानकारी के लिए आप ध्यान रख सकते हो। उनके द्वारा रचित कविताओं के संग्रह पक फेरू के लिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है। भारत दुर्दशा नामक नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया। पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का रचित एक भारत दुर्दशा नाम से उपन्यास भी है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1875 में रचित एक हिंदी नाटक है। सॉरी भाई, ये पॉइंट हमारा यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं। नाटक है ये भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा 1875 में रचित एक हिंदी नाटक है। इनमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। निम्नलिखित काव्य संग्रह के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? यहाँ पर काव्य संग्रह दिए गए हैं गुंजन, पल्लव, ग्रंथि। तो ध्यान रखना आपको, सबसे पहले आएगी ग्रंथि,
वीणा, पल्लव, गुंजन। और ये जो काव्य संग्रह है ये पंत जी के है, सुमित्रानंद पंत के। पहले आएगा उच्छ्वास 1920, उसके बाद ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। फिर आती है इनकी प्रगतिवादी कविताएं जैसे कि युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940। फिर आती हैं इनकी अरविंद दर्शन से प्रभावित स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण 1947, युगपथ 1949, उत्तरा 1949, वाणी 1958, कला और बूढ़ा चांद 1959। कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे। हतीमा 1955, लोकायतन 1964, चिदम्बरा भाई। और उसके बाद सत्यकाम 1975। चिदम्बरा रचना पर जो है इन्हें 1968 में जो है इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये आपको ध्यान रखना है किस रचना पर? चिदम्बरा पर। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को ही मिला था हिंदी में, इनकी रचना चिदम्बरा पर 1968 में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और अन्य प्रश्न क्रम के अनुसार ही हमें लगाना है, शासन काल के क्रम के अनुसार। एक रचना है माँ श्यामा सौकन, सती मैया का चोरा या सोना माटी। तो सबसे पहले आएगा श्यामा सौकन, जगमोहन जी की रचना है ये। फिर माँ, सती मैया का चोरा, सोना माटी, विवेक की रेखा। तो देख लेते हैं एक बार इनके प्रकाशन वर्ष भी। श्यामा सौकन, जगमोहन जी 1888 ईस्वी। उसके अलावा माँ 1929 ईस्वी, विशंबर नाथ कौशिक। उसके बाद सती मैया का चोरा 1959, भरवे प्रसाद गुप्त जी का है, काफी इम्पोर्टेंट उपन्यास है। ये सभी के सभी उपन्यास काफी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा में पूछे जाते हैं। सोना माटी विवेकी राय जी की रचना है, उपन्यास है एक 1983। तो ये आपको ध्यान रखना है, श्यामा सौपन, माँ, सती मैया का चोरा और सोना माटी। इसके अलावा अगला प्रश्न, कहानियों को हमें क्रम के अनुसार लगाना है। सबसे पहले आएगी सुखमय जीवन, फिर ममता, गूंगे, जिंदगी और जोक। ये कहानियां किसकी है? प्रकाशन वर्ष क्या है? इनको भी हम देख लेते हैं। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है, काफी इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान रखनी है। उसके अलावा मात्र 3 कहानियां लिखकर हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध होने वाले साहित्यकार रहे हैं चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। एक है इनकी कहानी सुखमय जीवन 1911, एक है इनकी कहानी बुद्धू का काटा, और एक है इनकी उसने कहा था, उसने कहा था 1915 ईस्वी। तो ये तीनों कहानियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, ध्यान रखनी है। फिर है ममता 1929 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है गूंगे नाम से 1945 में प्रकाशित हुई। फिर रागे रागों की जो है जिंदगी और जोक 1900, सॉरी भाई यहाँ पे माफी चाहूंगी, थोड़ा सा जल्दबाजी में यहाँ पर गलत हो गया हमारा पॉइंट। तो ममता है जयशंकर प्रसाद की कहानी, और गूंगे कहानी जो है वो रागे रागों की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, मैं माफी चाहूंगी। तो एक बार देख लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हमने कहानी देख ली सुखमय जीवन। इसके अलावा 2 अन्य कहानियां भी हैं इनकी, बुद्धू का काटा और उसने कहा था। ममता जो कहानी है वो है जयशंकर प्रसाद की। ये यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक के कारण हो रखी है, कंफ्यूजन हो गई। फिर है गूंगे जो कहानी है रागे रागों की 1945। जिंदगी और जोक काफी प्रसिद्ध कहानी है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली 1958, अमरकांत जी की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48 देख लेते हैं। विजय देव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित है? तो विजय देव नारायण शाही जी जो है किस सप्तक के कवि हुए हैं? तो आंसर होगा हमारा तीसरे सप्तक। तीसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं विजय देव
देव विजय नारायण देव शाही जी और चारों सप्तकों के संपादक कौन रहे हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। सप्तक जो है 7 कवियों का संकलन होता है, उसमें 7-7 कवियों की कविताओं को संग्रहित किया गया है। तो तार सप्तक 1943 में संकलित कवियों का विवरण, जैसे कि सच्चिदानंद जी आएंगे अज्ञे, उसके बाद रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। दूसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र सिंह, शकुंतला माथुर और हरि नारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर साहे आते हैं दूसरे सप्तक में। तीसरे सप्तक में आते हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, इसके अलावा कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। और चौथे सप्तक में आते हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम शर्मा और राजेंद्र किशोर। और एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, जैसे कि चौथे सप्तक में कवयित्री रही है सुमन राजे। इसके अलावा तीसरे सप्तक में कवित्री आती है कीर्ति चौधरी। इसके अलावा दूसरे सप्तक के अंतर्गत आती है कवित्री कौन? शकुंतला माथुर। इसके अलावा जो है तीनों सप्तकों में कवित्री शामिल है, लेकिन जो पहला सप्तक भाई जो तार सप्तक है हमारा, तार सप्तक 1943 में, इसमें कोई भी किसी भी कवियत्री का नाम नहीं आएगा, कवियत्री नहीं रहेगी। ठीक है। और तीनों दूसरे में देखा हमने शकुंतला माथुर का नाम, तीसरे में देखा हमने कीर्ति चौधरी का नाम और चौथे सप्तक में देखा हमने सुमन राजे का नाम। तो इनको आपको ध्यान रखना है। इन तीनों में जो है कवित्री का नाम आता है, लेकिन तार सप्तक में नहीं आता। इसके अलावा हम प्रश्न नंबर देखते हैं, हमारा कौन सा प्रश्न नंबर चल रहा है? 49। 2 ही प्रश्न हमारे रहते हैं, तो इनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युगम असंगत है? बर्वे रामायण तुलसीदास की रचना है, बर्वे नायिका भेद रहीम की रचना है, कृष्ण गीतावली सूरदास की रचना है, विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। तो इनमें से जो है असंगत कथन, असंगत है हमारा कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली जो है तुलसी पर ही आधारित, तुलसी की ही रचना है, तुलसीदास की, ना कि सूरदास की। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ रचना है, प्रकाशन वर्ष है, रचनाकार है। बर्वे रामायण जो है तुलसीदास की ही रचना है, ये आपको ध्यान रखनी है। बर्वे नायिका भेद रहीम की रचना है। कृष्ण गीतावली भी तुलसीदास की है। साहित्य लहरी सूरदास जी की है। विज्ञान गीता जो है केशवदास जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा युगम असंगत है? इसमें भी हमें असंगत युगम देखना है। माधवी जो रचना है वो दूधनाथ सिंह की है, ऐसा कहा गया है इसमें। द्रौपदी जो रचना सुरेंद्र वर्मा की रचना है। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे जी की है। मुर्तला गर्ग की रचना एक हो रजनबी, एक हो रजनबी जो रचना है वो मुर्तला गर्ग की है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे जी की है, बिल्कुल सही है। द्रौपदी भी सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन माधवी जो है ये दूधनाथ सिंह की नहीं है, तो किसकी है माधवी नामक रचना? तो 1955 में प्रकाशित भीष्म साहनी जी का एक नाटक है माधवी। द्रौपदी 1972 सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। उत्तर प्रियदर्शी 1967 में अज्ञे जी का गीति नाटक है। और एक और अजनबी मुर्तला गर्ग जी का नाटक है, 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो आज की क्लास में हमने 50 प्रश्नों
20 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, तो और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों की बार-बार रिवीजन करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू।